हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनरिच माइंड्स यूट्यूब चैनल। आई एम प्रेक्षा जैन और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। सो हिस्ट्री पढ़ना बहुत बोरिंग भी होता है कई बार एंड काफी बार इंटरेस्टिंग भी होता है, बट हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। दैट इज वाई हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में हम स्टोरी के फॉर्म में इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, जिसको भी अगर बोरिंग लगती है सो वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी एंड हिस्ट्री के कंसेप्ट इजीली समझ आ जाएंगे, क्योंकि 6th क्लास से ही आपको सोशल साइंस एंड हिस्ट्री स्टार्ट होता है आपके सिलेबस में। सो बहुत जरूरी है कि आप अभी के जो कंसेप्ट हैं वो अपने माइंड में इजीली फीड कर ले। क्लियर है? तो अब ये जो चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अबाउट, अगर आपने इसके पहले के वीडियो देखे हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि कैसे हम ये चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। कैसे मतलब है, लाइन बाय लाइन हम हर एक कॉर्नर को कवर कर लेंगे इस बुक का जो चैप्टर 4 में है। एंड इसके अलावा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, हम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। सो बहुत ध्यान से आप यहाँ पर सुनिए, आपकी बाकी सारा ध्यान हटा के हिस्ट्री के चैप्टर 4 पे होना चाहिए, जो कि है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सो सबसे फर्स्ट आ जाते हैं इस चैप्टर के एक्सट्रैक्ट पे। दैट मीन्स कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। सो आपने वेदास एंड जो बुक्स होते हैं, ओल्ड बुक्स होते हैं, उनके बारे में कुछ स्टोरीज सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो भी कोई बात नहीं है। इस चैप्टर में जब बात आएगी तो मैं आपको हर एक चीज बताते चलूंगी। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसे पढ़ने के बाद हमें क्या समझने को मिलेगा। जो डिफरेंट वेदास होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद है, उसके बारे में पढ़ने मिलेगा। एंड कैसे जो बरियल्स हैं, कोई भी डेड एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बींग्स को बरी कर देते थे, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता था, तो ये सारी चीजें आएंगी। अब यहाँ पर मैरी है इन द लाइब्रेरी। मैरी एक गर्ल है। सो एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जैसे ही बेल रैंक हुई ना, तो टीचर ने क्या बोला, सभी टीचर को फॉलो करें क्योंकि हम आज लाइब्रेरी जा रहे हैं। और अभी क्या था, फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी जा रहे थे क्लास के स्टूडेंट्स। व्हेन मैरी स्टेप्ड इनसाइड शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वाज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम। तो जैसे ही मैरी ने लाइब्रेरी में एंटर किया ना, उसने देखा कि ये लाइब्रेरी तो क्लासरूम से बहुत बड़ी है। इन वन कॉर्नर वाज अ कबर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स। Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that cupboard has very special books और different religion। So वो एक कॉर्नर में एक कबर्ड था, उसको में बहुत सारी बुक्स थी, ओल्ड वॉल्यूम से जनरली। सो वो उसको ओपन करने का ट्राई करती है। तो टीचर ने क्या बोला कि इसमें डिफरेंट रिलीजन की जो स्पेशल बुक्स हैं वो है। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास। तो क्या आपको पता है कि हमारे पास वेदास का सेट है। What are Vedas? Mary wondered. Let us find out। तो मैरी के माइंड में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आया, जो कि आपके माइंड में भी आया होगा कि वेदास होते क्या है। सो हम पहले पता करते हैं कि what are Vedas in the first topic, one of the oldest book in the world। So you may have heard about the Vedas। आपने वेदास के बारे में मे बी पॉसिबल सुना होगा। There are 4 of them। तो 4 वेदास होते हैं। बट सबसे पहले कि वेदास होते क्या है, तो ये वेदास जो है ना ओल्ड बुक्स होते हैं। तो ये बुक्स में रिलीजियस जो भी चीजें हैं, रिलीजियस सेइंग्स हैं एंड रिलीजन बुक है सिंपली। तो 4 वेदास होते हैं, द ऋग्वेद, द सामवेद, द यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद। तो ये जो वेदास है ये ओल्डेस्ट बुक फॉर्म्स हैं एंड उनमें भी सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है, जो कि अराउंड 3500 ईयर्स पहले कंपोज हुआ है। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स कॉल्ड सूक्तिया और वेल सेड। तो ये सूत्र, सूक्त या फिर सूक्ति हम बोल सकते हैं। तो ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा हिम्स हैं, जिनको बोलते हैं क्या, सूत्र, सूक्त, या फिर इंग्लिश में इसके लिए टर्म होता है वेल सेड। These hymns are in praise और various god and goddesses। तो ये जो हिम्स है ना, या फिर जो सूत्र हैं, ये क्या करें, बहुत सारे जो अलग अलग गॉड और गॉडेसेस हैं उनकी प्रेज में लिखे गए, उनकी तारीफ में लिखे गए। 3 gods are especially important। अग्नि द गॉड ऑफ फायर, इंद्र a warrior god, and Soma a plant from which a special drink was prepared। So 3 gods जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है, अग्नि जो कि कौन है, गॉड ऑफ फायर। देन सेकेंड है इंद्रा जो कि है गॉड ऑफ वारियर गॉड। एंड उसके बाद है कौन,
सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर। तो सोमा क्या है, एक प्लांट है जिससे स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर होती है। दीज हिम्स वॉज कंपोज बाय सेजेस, ऋषिज। तो ये हिम्स किसने कंपोज की थी, सेजेस, जो ऋषिज होते थे ना, सेंट्स, उन्होंने की थी। Priest taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. तो जो priest होते थे ना, जो religious teachers होते थे, उन्होंने क्या किया, students को ये hymns and जो सूत्र थे वो memorize कराए, word by word and sentence by sentence, बहुत ध्यान से कि हर एक word का meaning and pronunciation एकदम clear हो। तो इतनी care से जो priest थे वो student को पढ़ाते थे। Most of the hymns were composed, taught and learned by men. तो बहुत सारी जो hymns थी ना, वो लोगों ने पढ़ना बोलना सीख ली थी। A few were composed by women and कुछ जो ऐसी थी जो women ने भी कंपोज की है, बाकी जो मोस्टली थी hymns वो men ने कंपोज की हैं। The Rig Veda is an old or Vedic Sanskrit which is different from the Sanskrit you learn in school these days। तो अगर आपको क्लास 6 में संस्कृत है तो उससे कुछ डिफरेंट फॉर्म की संस्कृत ऋग्वेदा में है। अगर आप कहीं पर ऋग्वेदा के जो सूत्र देखने को मिलेंगे तो उससे क्लियर होगा कि कैसे ये सूत्र जो है उसमें वैदिक संस्कृत है, एंड अभी जो हम संस्कृत पढ़ते हैं अगर स्कूल में वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। नाउ फर्दर The books we use are written and printed। तो जो बुक्स अभी हम देखते हैं वो कैसी है, रिटर्न है और प्रिंटेड है। The Rigvedas was recited and heard rather than read। तो ऋग्वेद जनरली क्या किया जाता है, रिसाइट किया जाता है। तो एक प्रीस्ट या फिर जो सेंट होते हैं वो उसको रिसाइट करते हैं, बाकी सारे लोग उसको सुनते हैं और पढ़ते कम ही लोग हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृत किसी को सबको पढ़ना नहीं आता है ना, दैट इज वाई काफी सारे लोग क्या है सिर्फ उसको सुनते हैं। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड एंड प्रिंटेड लेस देन 200 years ago। जो ऋग्वेदा जब कंपोज हो गई है उसके काफी टाइम बाद इसको रिटर्न लिखा गया है, एंड फिर प्रिंट तो बहुत और टाइम के बाद किया गया। दैट मीन्स कि अगर हम अभी से देखें तो कुछ 200 years पहले से भी कम टाइम हुआ है इसको प्रिंट हुए। उसके पहले क्या था, कंपोज हो गए थे एंड रिटर्न हो गई थी। अब यहाँ पर जो संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस हैं वो दी हुई हैं। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। सो संस्कृत कौन सी लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसमीज, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी एंड सिंधी। एशियन लैंग्वेजेस सच एज पर्शियन एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। सो ये जो इंडो यूरोपियन फैमिली में संस्कृत बिलोंग करती है, इसमें ही और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बिलोंग करते हैं, जैसे कि है आसमीज, गुजराती, ये इंडियन लैंग्वेज है। एशियन लैंग्वेजेस में आ जाते हैं पर्सियन एंड काफ़ी सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन। तो ये सभी एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं। दे आर कॉल्ड द फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। सो इनको एक फैमिली में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स जो इसमें होते हैं ना वो कॉमन होते हैं। जैसे कि अगर हम एक वर्ड देखें, संस्कृत में मात्र, हिंदी में होता है माँ एंड इंग्लिश में होता है मदर। तो तीनों वर्ड्स का ओरिजिन क्या है, सेम है। दैट इज वाई ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज? तो क्या सिमिलैरिटी है? Other languages used in the subcontinent belong to different families. For instance, those used in the northeast belong to Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam belongs to the Dravidian family, and the languages spoken in the Jharkhand and parts of central India belongs to the Austro-Asiatic family. तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सारी ही जो लैंग्वेजेस एक सब कॉन्टिनेंट दैट मीन्स कि इंडिया में बोली जाती हैं, यूज होती हैं, वो इंडो यूरोपियन फैमिली से ही आई हो। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं वो कहाँ पर से आई है, द्रविडियन फैमिली से आई हैं। जो नॉर्थ ईस्ट में लैंग्वेजेस हैं वो टिबेटो बर्मन फैमिली से आए हैं, एंड जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया की लैंग्वेजेस हैं वो कहाँ से आई हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से आए हैं। तो एक सब कॉन्टिनेंट में जो लैंग्वेजेस हैं वो भी डिफर करती हैं अलग अलग। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारा टर्न आता है हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। अब ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेदा है, उसमें हिम्स है, सूत्स हैं जो कि सेंट्स ने कंपोज किए, देन प्रीस्ट उसको टीच करते हैं, एंड काफी सारे मैन ने उसको कंपोज किया है। कुछ हिम्स जो है उनको वुमेन ने भी कंपोज किया है। देन ऋग्वेदा को ज्यादातर रिसाइट किया जाता है रेदर देन बीइंग रीडिंग इट, और इसको जो रिटर्न डाउन किया है सेवरल सेंचुरीज आफ्टर फर्स्ट कंपोज, मतलब ये कंपोज हो गया था उसके बाद उसको लिखा गया और फिर प्रिंटेड तो कुछ 200 years पहले ही हुआ है। अब हिस्टोरियंस ने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया ऋग्वेदा? हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटर्न सोर्सेज एज वेल। तो हिस्टोरियंस जैसे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने पास्ट के बारे में पता करना स्टार्ट किया और इसके साथ साथ जो मटेरियल रिमेन्स थे वो भी आइडेंटिफाई किए।
तो क्या एग्जामिन किया उन्होंने कि कुछ रिटर्न सोर्सेज भी थे। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। तो अब ये रिटर्न सोर्सेज थे, मटेरियल रिमेन्स थे, बट इनको स्टडी कैसे कर रहे थे। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। तो ये जो कुछ हिम्स थे ना वो डायलॉग्स के फॉर्म में थे। दिस इज द पार्ट ऑफ वन सच हिम, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers Beas and Satluj that were worshipped as goddess। तो ये भी एक हिम का ही पार्ट है, जो डायलॉग है ना सेज विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स जो है बीस एंड सतलुज, जो कि गॉडेस की तरह वर्शिप की जाती हैं। सो इन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो भी एक डायलॉग के फॉर्म में है, वो क्या बन गया हिम। फाइंड द रिवर्स ऑन मैप 1 देन रीड ऑन। सो पेज नंबर 1 पे बीस एंड सतलुज, सॉरी पेज नंबर 2 पे जो मैप 1 है वहां पर बीस एंड सतलुज रिवर हमें लोकेट करना है। सो बिल्कुल हम चलते हैं पेज नंबर 2 पे, जहां पर हमें मिलेगा मैप नंबर 1 एंड कौन सी रिवर हमें फाइंड आउट करना है, बीस एंड सतलुज। सो ये कहां मिलेंगी, नॉर्दर्न इंडिया में मिलेंगी और मोर प्रिसाइजली नॉर्थ वेस्ट रीजन में मिलेंगी। सो यहाँ पर नॉर्थ रीजन में हम रिवर्स को सर्च करते हैं। ऑलरेडी हमने इस चैप्टर में सुलेमान और कीर्थर हिल्स देख ली थी, इंडस रिवर देख ली थी। अभी क्या बची है, सतलज रिवर, ये यहाँ पर मिल गई एंड एक बीस रिवर है, ये मिल गई। ठीक है, सो ये दोनों रिवर्स हमने यहाँ पर फिर से लोकेट कर ली। देन कंटिन्यू, यहाँ पर देखते हैं हम क्या है, अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा। दिस इज मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बिग बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर अबाउट 150 ईयर्स अगो। तो 150 ईयर्स पहले कश्मीर में ये बिग जो की बार्क थी उसके ऊपर ऋग्वेदा का कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा हुआ मिला। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लिएस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इट इज नाउ प्रिजर्व्ड इन द लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। सो ये क्या था, जो बिग बार्क पे लिखा हुआ कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट मिला था, इससे ऋग्वेदा का अर्लीस्ट जो प्रिंट बने ऋग्वेदा के उसके टेक्स्ट में यूज हुआ और फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया एंड साथ साथ फिर इसको कहां पर प्रिजर्व रख दिया है, महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में। अब विश्वामित्रा एंड रिवर्स के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो विश्वामित्र क्या बोलते हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काफ्स। तो वो क्या बोलते हैं कि रिवर्स बोलते हैं, सॉरी, तो वो ये बोलते हैं कि रिवर्स माउंटेन से ऐसे आ रही हैं जैसे कि दो स्विफ्ट हॉर्सेज हो, शाइनिंग काउज हो, जो कि अपने काफ्स को लिक कर रहे हैं। You move like the chariot to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. So वो फिर रिवर्स को फर्दर क्या बोलते हैं कि आप ऐसे जा रहे हो सी तक जैसे चैरियट्स हो और इंद्रा की जो पूरी पावर है वो आपके साथ है एंड यू आर फिल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। सो आप वाटर से फिल्ड हो और एक दूसरे में मिल भी रहे हो। रिवर सतलज एंड बीस रिवर। द रिवर क्या बोलते फिर, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड हैव मेड फॉर अस। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड। व्हाई डू यू प्रे टू अस, ओ सेज। तो वो क्या बोलती है विश्वामित्र सेज से कि हम तो वाटर है पूरा में, हमारे में रिवर्स है तो वो पूरा वाटर है और ये पाथ हम जो चल रहे हैं ना वो गॉड ने क्रिएट किया हुआ है। सो वंस अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्लो करना, सो फिर हमें बीच में नहीं रुक सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों प्रे कर रहे हो। तो विश्वामित्र बोलते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स। लेट योर वाटर नॉट राइज अबव योर एक्सेल अवर एक्सेल सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। तो विश्वामित्र बोलते हैं अब कि प्लीज मुझे सुनो, जो सिंगर्स बहुत दूर से आए हैं अपने चैरियट्स एंड कार्ट्स के साथ, सो प्लीज उनको यहाँ से सेफली क्रॉस कर लेने दो। अपना वाटर लेवल और ना इंक्रीज करो जिससे कि वो एक्सेल जो है वो वाटर में सबमर्ज हो जाएंगे और फिर क्रॉस सेफली नहीं हो पाएगा। तो रिवर्स बोलती है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। सो रिवर्स ने बोला कि ठीक है हम आपकी प्रेयर सुनते हैं और फिर आप क्रॉसली सेफ कर लो। सो हिस्टोरियन पॉइंट आउट दैट दिस हिम वाज कंपोज्ड इन द एरियाज वेयर दीज रिवर फ्लो। दे आल्सो suggest that the sage lived in the society where horses and cows were valued animals। तो हिस्टोरियंस ने क्या पॉइंट आउट कर लिया कि ये जो हिम कंपोज हुई है वो इसी एरिया से हुई होगी जहां पर ये रिवर्स फ्लो होती है। एंड फिर ये भी सजेस्ट किया कि जो सेज जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी में हॉर्स एंड काउस को बहुत वैल्यू की जाती थी। दैट इज व्हाई द रिवर वर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउस। इसीलिए रिवर्स को हॉर्सेज एंड काउस से कंपेयर किया है।
So do you think chariot were also important? Give reason for your answer. Read the verses and find out what the modes of transport that are mentioned. So verses को फिर आपको और read करना है फर्दर ऋग्वेदा की verses अगर आपको मिलती हैं एंड फिर उसमें फाइंड आउट करना है कि क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होते थे और जो चैरियट्स थे वो इंपॉर्टेंट थे क्या. Others rivers, especially the Indus and its tributaries and the Saraswati, are also named in the hymns. इसके अलावा सतलज एंड बीस रिवर के अलावा सरस्वती रिवर का भी एंड उसकी ट्रिब्यूटरी जो है इंडस रिवर एंड इसकी ट्रिब्यूटरी इसका भी मेंशन है एंड साथ साथ गंगा या यमुना रिवर का भी मेंशन है ऋग्वेद में. लुक एट मैप 1 एंड लिस्ट 5 रिवर्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन द ऋग्वेद. तो ऋग्वेद में यहाँ पर कौन कौन सी रिवर मेंशन्ड है? सतलज, बीस, इंदस, सरस्वती, गंगा एंड यमुना. इसके अलावा जो रिवर्स है वो मैप 1 में आपको लोकेट करना है. इसके उसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स. देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेज. तो काफी सारी प्रेयर्स है ऋग्वेदा में जो कि कैटल्स के लिए है, चिल्ड्रन के लिए या फिर सन चिल्ड्रंस में भी स्पेशली सन के लिए होते थे उस टाइम पे एंड हॉर्सेस के लिए है. हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स व्हिच वर फॉट टू कैप्चर बैटल. तो हॉर्सेस कहाँ पर यूज होते थे? चैरियट्स में यूज होते थे और ये चैरियट्स जो थे वो बैटल में यूज होते थे. और फिर वो कहाँ पर यूज हो रहा है? बैटल में फाइट करने के लिए यूज हो रहा था हॉर्स एंड chariot. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripen quickly, such as barley. तो काफी बार बैटल्स लैंड के ऊपर भी हुए कि लैंड के ऊपर फाइट कर रहे हैं कि लैंड मिल जाता था तो उस पर हार्डी क्रॉप्स जो होती थी वो ग्रो की जाती थी एंड ये क्रॉप्स क्विकली राइप हो जाते हैं. सो उसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस होता है. तो कौन सा एग्जाम्पल क्या है ऐसे क्रॉप का? बार्ले. सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल. सो काफी सारे बैटल्स हुए कैटल को कैप्चर करने के लिए, लैंड कैप्चर करने के लिए या फिर वाटर कैप्चर करने या फिर लोगों को कैप्चर करने के लिए. अलग अलग रीजंस थे बैटल के. और सिंपली हम बोल सकते हैं लड़ाई करने का कोई रीजन नहीं होता. तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन है लड़ाई करने के. लोगों को कैप्चर करना है या फिर वाटर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लैंड के लिए लड़ाई कर रहे हैं और ये कंटिन्यू है प्रेजेंट टाइम तक. Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest and the rest was distributed among the people. तो कुछ जो वेल्थ थी वो कहाँ से आ रही थी? वो लीडर्स जो थे वो अपने आप ही रख लेते थे. कुछ जो वेल्थ थी वो प्रीस्ट को दे देते थे एंड बाकी की जो बची हुई रहती थी ना वो बाकी सारे जो सिविलाइजेशन थी लोग रहते थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास और द सैक्रिफाइस इन विच ऑफरिंग वर मेड into the fire. So कुछ जो वेल्थ थी वो कहाँ पर यूज करते थे? ये जो यज्ञास होते थे दैट मीन्स कोई भी प्रोग्राम्स होते थे उसमें या फिर सेक्रीफाइस जो ऑफर की जाती थी फायर में वहां पर ये कुछ वेल्थ यूज करते थे. दीज वर मीट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस. तो ये जो सेक्रीफाइस एंड यज्ञास होते थे ना ये गॉड एंड गॉडेसेस के लिए होते थे. ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स. तो ये जो ऑफरिंग्स होती थी ना गॉड एंड गॉडेसेस के लिए कई बार क्या होता था घी, ग्रेन या फिर कई टाइम पे एनिमल्स भी ऑफरिंग के फॉर्म में दिए जाते थे. मोस्ट मैन लुक पार्ट इन दीज वार्स. तो काफी सारे मैन जो है टुक पार्ट इन दीज वार्स. तो काफी सारे मैन जो थे वो उन्होंने इस वार में पार्टिसिपेट किया. देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वॉज assemblies where people met and discussed matters of wars and peace. तो काफी सारे men थे जो कि वार में पार्टिसिपेट किया एंड कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं थी बट असेंबलीज थे जो लोगों को इकट्ठा रखते थे एंड फिर वॉर का मैटर जो है वो डिस्कस करते थे एंड फिर वॉर के बाद पीस मेंटेन करने में भी हेल्प करते थे. दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर. और फिर वो लोग अपने लिए ऐसा लीडर चूज करते थे जो ब्रेव हो, स्किलफुल वॉरियर भी हो एंड अननेसेसरी वार ना क्रिएट करता हो. तो ये हो गया कैटल, हॉर्स एंड चैरियट्स. क्या इंपॉर्टेंस था? अब अगर उसके ऊपर फाइट हो रही है दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रहा ही होगा तभी तो इतनी फाइट होती है उसके लिए. देन वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. अब कुछ वर्ड्स जो कि लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते थे. क्या थे ये वर्ड्स? देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल. लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए ना बहुत सारे वर्ड्स थे. क्या? in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and cultural practices. तो क्या क्या वर्ड थे? अब वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं,
देन किस एरिया को वो बिलोंग करते हैं, कौन सी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, क्या कल्चरल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं और क्या काम वो करते हैं। इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पर जो लोग थे उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में जो लोग मिलते हैं उनको कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है वो हम देखते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ द वर्क। तो वर्क के बेसिस पर टू ग्रुप्स डिवाइड हैं। फर्स्ट है द प्रीस्ट, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स। तो जो प्रीस्ट होते थे, रिलीजियस टीचर्स, उनको कई बार ब्राह्मण्स भी बोलते थे, हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजाज। तो जो ब्राह्मण्स या प्रीस्ट थे वो क्या करते थे, रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। और सेकेंड कौन होते हैं, राजास। दीज राजास वर नॉट लाइक द वन यू विल लर्न अबाउट लेटर। तो ये जो यहाँ पर राजा हम देख रहे हैं ना ऋग्वेदा में, ये बाद में चैप्टर में फर्दर चैप्टर्स में जो हमें पढ़ने को मिलेंगे राजा उनके जैसे नहीं है। They did not have the capital cities, places or armies, nor did they collect taxes। तो जनरली राजा किंग जो होता है हम क्या समझते हैं कि उसके पास बहुत सारा कैपिटल होगा, मनी होगा, किंगडम्स होंगे, बट यहाँ पर जो राजा टर्म का यूज किया हुआ है ऋग्वेद में, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई कैपिटल है, ना आर्मीज हैं, पैलेसेस भी नहीं है, ना वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा। सो जनरली कई बार क्या होता था, कुछ सन्स जो होते थे ना वो सक्सीड नहीं कर पाते थे अपने फादर को राजा बनने में। So read the previous section once more and see whether you can find out what the rajas did. So प्रीवियस सेक्शन फिर से रीड करना है जिससे आप ये फाइंड आउट कर सको कि राजास क्या करते थे। सो यहाँ पर ये मिलेगा कि राजास का वर्क क्या होता था, वॉर में फाइट करने के लिए और पार्टिसिपेट करते थे वॉर में। टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। फिर टू वर्ड्स यहाँ पर यूज किए हैं पूरी लोगों को और कम्युनिटी को एज वन बताने में डिस्क्राइब किया हुआ है। वन वॉज अ वर्ड जन विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। द अदर वॉज विश। The word वैश्य come from wish। तो दो वर्ड्स होते हैं जो कि लोगों को डिस्क्राइब करने में या फिर कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें एक वर्ड है जन जो कि हिंदी में अभी भी यूज होता है या फिर कुछ और लैंग्वेज में भी होता है। सेकेंड है विश जो कि वर्ड है ना वैश्य, और वो उसमें टर्न हो जाता है, प्रेजेंट है वैश्य फॉर्म में वर्ड में यूज होता है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। तो ये विश और वैश्य वर्ड के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 5 है उसमें पढ़ेंगे इन अ सेपरेट वीडियो। सेवरल विश और जन आर मेंशन्ड बाय नेम। सो काफी सारे विश और जन अपने नेम से मेंशन्ड है। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जन और वेश, द भारत जन और वेश, द यदु जन और वेश एंड सो ऑन। सो काफी सारे विश और जन मेंशन्ड है नेम से। कौन कौन से जन और वेश मेंशन है, पुरु जन और वेश या फिर भारता जन और वेश, यदु जन और वेश, ये डिफरेंट डिफरेंट पीपल या फिर जो नेम है वो जन और वेश के फॉर्म में मेंशन है। सो डू एनी ऑफ दीज नेम साउंड फेमिलियर। सो कोई सा नाम यहाँ पर आपके लिए फेमिलियर है क्या? भारत, इंडिया वाला भारत नहीं, यहाँ पर ये जो भारत जन और वेश डिफरेंट नेम है जो कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज के पार्ट है। Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called the opponents Das and Dasis। तो काफी बार क्या होता था, जो हिम्स को कंपोज कर रहा है वो अपने आप को आर्य बोल देता था एंड जो उसके ओपोनेंट्स होते थे उनको क्या दास या फिर दासीज बोलते थे। कि कंपोज किया है भाई, हिम्स कंपोज करना कोई आसान बात तो है नहीं, इसलिए जो हिम्स कंपोज कर रहा है वो अपने आप को बोल देता था मैं आर्य हूँ और जो भी मेरे अपोनेंट्स हैं वो दास और दासीज हैं। These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages। तो ये कौन से लोग होते थे? दास एंड दासेस जो कि sacrifices परफॉर्म नहीं करते थे एंड डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते थे, बोलते थे। Later the term das एंड फेमिनाइन दासी केम टू मीन स्लेव। पर उसके बाद यहाँ पर तो आर्य के ओपोनेंट थे ये दास और दासीज, बट कुछ टाइम बाद ये जो दास और दासी वर्ड का मीनिंग है ना उसको किससे रिलेट कर दिया गया? स्लेव से। जो स्लेव किसी एक कोई पर्सन इनको खरीद लेता है और फिर अपने अकॉर्डिंग इनसे काम करवाते हैं। स्लेव वर मैन एंड वुमेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। तो स्लेव कौन होते थे? जो भी मैन एंड वुमेन वॉर में कैप्चर हो जाते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स हु कुड मेक देम to do whatever work they wanted। तो स्लेव जनरली कौन होते थे? ऐसे मैन एंड वुमेन जो कि वॉर में कैप्चर हो गए उन्हें स्लेव बना लेते थे एंड इसके अलावा उनको ना ओनर की प्रॉपर्टी ही ट्रीट किया जाता था। मतलब वो बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं रहती थी, इंडिपेंडेंट नहीं रहते थे। जिस भी ओनर ने उनको खरीद लिया है उसकी प्रॉपर्टी है एंड फिर ओनर जो भी करवाना चाहता था ना वो उनसे करवाता था। दैट मीन्स की स्लेवरी जो है वो बहुत ही बेकार कंडीशन होती थी।
While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. So जैसे ऋग्वेद कंपोज हुआ ना नॉर्थ वेस्ट में सबकॉन्टिनेंट के, तो इसके अलावा भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर हम देखते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा कि बुक्स जो है, बुक तो है नहीं, एक बुक तो है नहीं, बहुत सारी बुक्स हैं, एंड इवन 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। तो अभी तक तो हमने सिर्फ ऋग्वेद के बारे में देखा है, बाकी कुछ और अगर ऐसे बुक्स हैं तो उनके बारे में हम फर्दर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। तो अब यहाँ पर है क्या, साइलेंट सेंटिनल्स, जो कि है मेगालिथ्स की स्टोरी। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पे जो इलस्ट्रेशन है वो देखेंगे, बट उसके पहले हम ये पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। दीज स्टोन्स बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। जो स्टोन बोल्डर्स होते हैं ना, उनको ही क्या बोलते हैं, मेगालिथ्स बोलते हैं। लिटरली बिग स्टोन्स। तो यहाँ पर ये जो लिथ वर्ड है, लिथोस से डिराइव हुआ है। लिथोस का मतलब होता है, लिथोस वर्ड LITHOS। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्टोन। मेगा मतलब बहुत बड़ा, तो मेगालिथ्स हो गया बिग स्टोन्स। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगन अबाउट 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeast and Kashmir. ये जो प्रैक्टिस थी मेगालिथ्स की उस इरेक्ट करने की, वो कब स्टार्ट हुई, 300 ईयर्स पहले, 3000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई। एंड ये पूरे डेक्कन, साउथ इंडिया पार्ट जो था एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट था, कश्मीर, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रीवलेंट थी। दैट मीन्स कि मेगालिथ जो स्टोन को इरेक्ट करने की प्रॉपर प्रैक्टिस थी वो बहुत कॉमन थी। एंड यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया भी हुआ है। दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिस्ट। Some cysts like the one shown here have potholes which could be used as an entrance. तो ये जो holes है वो किस फॉर्म में यूज हो जाते थे, एंट्रेंस के फॉर्म में यूज हो जाते थे। Some important megalithic site are shown on map 2 पेज नंबर 13। तो कुछ important megalithic site जो है वो map 2 में भी mentioned है। While some megalith can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. So काफी सारे megalithic जो है वो सरफेस पे भी दिखते हैं, बाकी कुछ मेगालिथिक बरियल्स जो है वो अंडरग्राउंड है। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। सो काफी बार आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड आउट किया कि एक सर्कल है जहां पर स्टोन इरेक्टेड खड़े हुए हैं, या फिर कई बार सिर्फ सिंगल स्टोन जो रहता है वो ग्राउंड पे स्टैंडिंग पोजिशन में मिलता है। दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देयर वर बरियल्स बीनीथ। तो ये जो पॉट होल्स जो मिलते हैं बरियल्स में, ये ही एक इंडिकेशन है जिससे पता चलता है कि अर्लियर टाइम में बरियल्स हुए हैं, काफी सारी चीजों को गड़ा दिया गया है। There were several things that people did to make megaliths. We have made a list here. Try and arrange them in the correct order. So बहुत सारी ऐसे चीजें थी जो कि मेगालिथ से बनती थी, एंड लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे मेगालिथ से बनाए। मेगालिथ क्या थे, लार्ज स्टोन्स थे। सो लार्ज स्टोन से बहुत सारी चीजें बनाई, एंड यहाँ पर उसकी कुछ लिस्ट है। ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर। सो ये जो प्रोसेस थी मेगालिथ से कोई भी चीज बनाने की, उसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स दी हुई हैं, उनको हमें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। सो फर्स्ट इज डिगिंग pits in the earth, transporting stones, breaking boulders, placing stone in position, finding suitable stone, shaping stones, burying the dead. सो बरियल की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो डिग अर्थ में डिग करना पड़ता है। जो पिट्स होते हैं उनको डिग करना पड़ता है। अब अगर अर्थ में पिट जो है वो डिग किया है, उसमें क्या प्लेस करना है, स्टोन्स प्लेस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अलावा क्या आ जाता है, स्टोन्स फाइंड करना। मतलब अगर स्टोन्स ही नहीं होंगी तो ये फिर जो स्टोन का आर्किटेक्चर यहाँ पर दिख रहा है वो फॉर्म ही नहीं हो सकता है। तो फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, उसके बाद स्टोन को प्रॉपर शेप देना होता है जिससे कि वो क्या हो, स्टैंडिंग पोजिशन में खड़े हो पाए। बट अगर ये स्टोन सुटेबल प्लेस पे नहीं मिलेंगे, ये जो सुटेबल स्टोन है जिस भी प्लेस पे रिक्वायर्ड है वहां पर नहीं मिलेंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई सबसे पहले क्या किया अपन ने, सुटेबल स्टोन, सॉरी हमने तो नहीं किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो भी लोग थे उन्होंने ये चीजें की कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सुटेबल स्टोन फाइंड आउट की, फिर उस स्टोन को ट्रांसपोर्ट किया जिधर भी रिक्वायर्ड था। ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या किया, अर्थ में रिक्वायरमेंट जहां पर थी ना ये बरियल करने की, तो वहां पर पिट्स डिग किए। पिट्स डिग करने के बाद क्या किया,
स्टोन को शेप दिया, स्टोन को शेप देने के बाद क्या किया, स्टोन्स को प्रॉपर पोजीशन में प्लेस किया, प्रॉपर पोजीशन में प्लेस करने के बाद क्या कर दिया, जो डेड बॉडी थी उसको बरी कर दिया। क्लियर? ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, एंड जितने भी वहां पर डेड बॉडीज बरी की जाती थी ना, उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते थे। जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स व्हिच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। सो ये जो डेड होते थे उनको कुछ डिस्टिंक्टिव पॉट के साथ बरी किया जाता था, जिन्हें क्या बोलते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते थे। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। और कई बार ये जो टूल्स होते भी मिलते थे, वेपन्स मिलते थे आयरन के, एंड काफी बार हॉर्सेस के स्केलेटन या फिर जो हॉर्स के इक्विपमेंट और ऑर्नामेंट होते हैं जो कि स्टोन या गोल्ड से बने थे, ये सारी चीजें मिली जाती थी। क्योंकि जब बरी कर देते थे ना, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था ना सिर्फ डेड बॉडी हो, डेड बॉडी के साथ जो भी और इक्विपमेंट्स होते थे वो भी कॉमनली देखने को मिलते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो भी लोग थे उनके पास ये कॉमन चीजें होती थी, जैसे कि वेपन्स एंड टूल्स एक्सेट्रा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वॉज आयरन यूज्ड इन द हड़प्पन सिटीज? तो हड़प्पन सिटीज में क्या आयरन यूज होता था? तो हड़प्पन को ना आयरन के बारे में नहीं पता था कि आयरन का यूज कहाँ होना है, और हड़प्पन पीपल के टाइम तक आयरन डिस्कवर नहीं हुआ था। सिर्फ वहां पर क्या यूज होता था, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी। काफी सारी मेटलर्जिकल एडवांसेस थे, बट आयरन नहीं था। कॉपर एंड ब्रोंज था, बट नॉट द आयरन। एंड आयरन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, दोनों के टाइम पर ही लोगों को नहीं पता था। उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंसेस। तो सोशल डिफरेंसेस क्या हैं? अब आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। तो अब जो आर्कियोलॉजिस्ट का बिलीव क्या था कि जो भी आर्टिकल्स मिल रहे थे ना, वो किसको बिलोंग करते होंगे, किसी डेड पर्सन को, क्योंकि वो डेड बॉडी बरियल के साथ मिल रहे हैं। दैट इज वाई आर्टिकल्स भी उस डेड पर्सन को बिलोंग करते होंगे। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। तो कई बार क्या होता था, एक ग्रेव में ज्यादा ऑब्जेक्ट मिल जाते थे दूसरे के कंपैरिजन में। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 ऑन पेज नंबर 13। सो पेज नंबर 13 पे ब्रह्मगिरी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। मैप में कैसे फाइंड आउट करना है वो ऑलरेडी बताया हुआ है, एंड आपको इजी क्या हो जाएगा कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लेसेस थी चैप्टर 1, 2 एंड 3 में, वो हमने पहले से ही मार्क करके रखी हुई हैं। तो जो रिमेनिंग प्लेसेस है उनमें से आपको ब्रह्मगिरी फाइंड आउट करना है। Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. So ब्रह्मगिरी में क्या था, एक skeleton के साथ 33 गोल्ड की बीड्स थी, बॉल्स जो होते स्मॉल साइज बॉल होते जिसके ऑर्नामेंट्स में यूज होता है, 2 स्टोन की बीड्स थी, 4 कॉपर के बैंगल्स थे एंड एक conch shell थी। अदर स्केलेटन हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, एंड दूसरे कुछ स्केलेटन में सिर्फ पॉट्स थे। These finds suggest that there was some difference in status amongst the people who were buried. So इससे क्या शो हुआ कि जो people भी buried हुए हैं डेड होने के बाद, हर एक का पर्सन का जो स्टेटस रहा होगा ना वो डिफरेंट होगा, क्योंकि जो स्टेटस था, अगर कोई ज्यादा रिच था तो उसके साथ ये ऑर्नामेंट्स बरी कर दिए गए। अब अगर किसी पर्सन के पास ऑर्नामेंट, ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन्स नहीं थे तो उसके साथ जो भी पॉट्स या अवेलेबल उसका स्टफ होगा वो बरी करा। सम रिच, अदर पुअर, सम चीफ, अदर फॉलोअर्स। तो क्या रहे होंगे, कुछ रिच पीपल होंगे, कुछ पुअर होंगे, कुछ चीफ होंगे एंड कुछ उनके फॉलोअर्स होंगे। क्लियर है? सो ये जो सोशल डिफरेंसेस है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही चला आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, वेयर सम बरियल were some burial spots meant for certain families। तो जो burial spots थे वो क्या कुछ certain family के लिए ही थे। तो sometimes megalith contain more than one skeleton। तो काफी बार क्या था, मेगालिथ्स जो थे ना उनमें एक से ज्यादा skeleton था। These indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place, though not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the grave through the potholes. Stone circles or boulders places on the surface probably served as signposts to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to. So काफी बार क्या हुआ, जो मेगालिथ्स होते थे ना उनमें एक से ज्यादा स्केलेटन होता था।
क्लियर। सो मेगालिथ क्या है, लार्ज स्टोन है, तो अगर उसमें एक से ज्यादा स्केलेटन है इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सो ये इंडिकेट करता है कि वो दो पर्सन जो है वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, एंड सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, दैट इज वाई उनको बरी कर दिया है सेम प्लेस में। पर जरूरी नहीं है कि दोनों को सेम टाइम पे ही बरी किया हो, कोई पहले डेथ हो गई तो उसको बरी कर दिया था, देन उसके आफ्टर सम टाइम, उसके कुछ टाइम बाद किसी दूसरे पर्सन की डेथ हुई तो उसको बरी कर दिया। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पॉट होल्स, एंड कैसे लेकर गए दूसरी बॉडी को जो बाद में डेड हुई जिस भी पर्सन की, उसको कैसे लेके गए, पॉट होल्स के थ्रू। Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial sites so that people could return to the same place whenever they wanted to। अब कैसे पता चलता होगा कि पहली बार यहाँ पर ही बरी किया था, तो उसके लिए कुछ स्टोन सर्कल्स या फिर जो बोल्डर्स होते थे वो रख दिए जाते थे एक साइन के फॉर्म में, साइन पोस्ट, जैसे कि अगर कभी और उस पे आना हो एंड फ्लावर्स चढ़ाने के लिए आना हो या फिर किसी दूसरे पर्सन को वहां पर बरी करने के लिए आना हो, सो आइडेंटिफाई हो, कोई और पर्सन वहां पर अगेन डिगिंग ना कर दे, पिट ना बना ले, दैट इज वाई ये साइन पोस्ट और लगाए जाते थे। तो अभी यहाँ पर हुआ कि सोशल स्टेटस भी डिफरेंट था एंड साथ साथ काफी बार सेम फैमिली के लोगों को एक ही प्लेस पर बरी किया जाता था। अब एक स्पेशल बरियल केस आता है इनम गांव का, स्पेशल बरियल एट इनम गांव। फाइंड इनम गांव ऑन मैप 2 पेज नंबर 13। अगेन आपको ये जो न्यू विलेज है इनम गांव वो फाइंड आउट करना है। इट इज अ साइट ऑन द रिवर गोद, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। तो भीमा एक रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी है गोद रिवर, जिसके साइट पर इनम गांव लोकेटेड है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 to 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with their head towards the north. तो यहाँ पर क्या है, जो adults थे ना उनको ग्राउंड में बरीड कर दिया जाता था एंड स्ट्रेटली, और हेड किस साइड होता था, जनरली नॉर्थ साइड पर होता था। सो ऑब्वियसली लेग्स किस साइड होंगे, साउथ साइड होंगे। समटाइम्स बरियल वर विद इन द हाउसेज, और कई बार क्या था, बरी जो करते थे ना डेड बॉडी को वो हाउसेज में ही कर देते थे। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, एंड जो भी वेसल्स होते थे जिनमें फूड वाटर रखा जाता है उनको कहाँ रख देते थे, डेड बॉडी के साथ रख देते थे। एंड देन फिर क्या है आगे, वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest house at the site। अब एक और इसमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये दी हुई है कि एक जो मैन जो कि एक लार्ज से पिट में बरीड था, उसके साथ क्या था, 4-legged clay jar था कोर्टयार्ड में, और फिर साथ साथ एक 5-roomed हाउस भी था जो कि उस साइड का सबसे बड़ा हाउस मिला। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, एंड उस सेटलमेंट के सेंटर में बरी था और एक पर्सन, फिर हाउस में रूम भी थे, और इस हाउस में ग्रेनरी भी थी जहां पर ग्रेन स्टोर थे। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग पोजिशन, और बॉडी किस पोजिशन में थी, क्रॉस लेग पोजिशन में थी। सो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जो हमने इनम गांव की स्टोरी देखी कि इनम गांव का जो स्पेशल केस है उसमें क्या था कि सिचुएटेड कहाँ पर है, गोद रिवर के साइड पर है। गोद रिवर कहाँ पर है, भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एंड कब ये ऑक्यूपाइड हुआ इनम गांव, 3600 to 2700 years ago। यहाँ पर क्या स्पेशल केस है, क्या स्पेशल बरियल फॉर्म है, तो एक जो अडल्ट हैं वो उनको जनरली ग्राउंड में ले बरी किया जाता है, स्ट्रेट रखा जाता है, हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ होता है। कई बार हाउसेज में ही बरी कर देते हैं एंड जो वेसल्स हैं वो भी उनके साथ ही बरी कर दी जाती हैं। अब एक केस ऐसा मिला कि जब मैन को एक बहुत बड़े से एरिया में जहाँ पर 4-legged clay jar था, कोर्टयार्ड में 5-roomed हाउस था, और वो इस एरिया का सबसे बड़ा हाउस था, और सेंटर में क्या था, सेटलमेंट में बरी किया हुआ था ह्यूमन बीइंग को। एंड ये जो हाउस था उसमें ग्रेनरी भी थी, और फिर ये जो बॉडी थी ना क्रॉस लेग पोजीशन में बरीड की गई थी। सो डू यू थिंक दिस वाज द बॉडी ऑफ अ चीफ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अब ये जो बॉडी है क्या वो चीफ पर्सन की थी, यहाँ पर आंसर आपको देना है। सो चीफ मतलब क्या हो गया, जो हाई पोजीशन पर है, तो आंसर होगा यस, क्योंकि यहाँ पर देखो हम ये देख रहे हैं ना कि क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बॉडी है। सो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में होने का मतलब है
कि वो चीफ पोजीशन पर होगा, दैट इज वाई वो स्पेसिफिक पोजीशन में बैठा हुआ होगा एंड उसी फॉर्म में उसको क्या किया है, बरी किया है। और इसके अलावा क्या हमें एविडेंस मिलता है जिससे हम बोल सकते हैं कि वो चीफ था, क्योंकि वो जिस हाउस में था वो हाउस काफी ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे हाउस जो है वो ऑर्डिनरी पीपल के नहीं हो सकते, वो चीफ पीपल के ही हो सकते हैं। दैट इज वाई वी कैन से दैट जो वो डेड बॉडी वहाँ इनम गांव में मिली वो किसी एक चीफ पर्सन की थी। अब यहाँ इनम गांव की बात आई ही है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वहां पर लोगों का क्या ऑक्यूपेशन हुआ करता था। तो ऑक्यूपेशन एट इनम गांव, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीसम। तो लोगों को क्या मिले, आर्कियोलॉजिस्ट जो है प्रेजेंट टाइम उन्हें इनम गांव के लोकेशन से व्हीट, बार्ले, राइस, मिल्स ये सब सीड्स मिले। Bone of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food have also been found. So bones जो होती हैं बहुत सारे एनिमल्स की या फिर काफी सारे जो कट मार्क्स होते हैं जो कि क्या शो करते हैं कि उनको फूड की तरह यूज किया गया है, ये भी एविडेंसेस जो है वो देखने को मिले। दीज इंक्लूड केटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूस, बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश। तो काफी सारे एनिमल्स जो थे, बर्ड्स, वो देखने को मिले। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। तो सिर्फ एनिमल्स ही नहीं थे, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी थे एंड फ्रूट्स भी थे जो कि फिर इन द फॉर्म ऑफ फूड यूज होते हैं एंड उसको कैसे किया जाता था, पहले कलेक्ट कर लेते थे। सो ये चैप्टर की रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम देख लेते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में। सो चैप्टर की रीडिंग जैसे लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बोला था तो वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रहेंगे क्वेश्चन आंसर्स, इसीलिए आपको ट्राई करना है क्वेश्चन आंसर्स अपने आप से लिखने का। उसमें भी सबसे पहले जो मैच द कॉलम है, अब ये तो सिंपल, इसका आंसर आपको पता चल ही जाएगा। तो सूक्त क्या होते हैं, इसका मतलब जो है इंग्लिश में होता है वेल सेट, दैट मीन्स कि यहाँ वेल सेट के पास आ जाएगा वन। चैरियट्स क्या होते हैं, तो चैरियट्स कब यूज होते हैं, स्टोन बोल्डर्स हैं, सेक्रीफाइस के टाइम पे होता है, बट करेक्ट आंसर क्या है, बैटल्स में यूज होते हैं। तो चैरियट्स आ गया यूज्ड इन बैटल्स। देन यज्ञ कब किए जाते हैं, यज्ञ कब किए जाते हैं, या तो किसी भी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, अदरवाइज सेक्रीफाइस। तो यज्ञ आ जाएगा कहाँ पर, सेक्रीफाइस में। देन दासा, दासा क्या है, एट प्रेजेंट टाइम दास वर्ड जो है उसको एज अ स्लेव यूज किया जाता है, स्लेव के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। एंड मेगालिथ्स क्या है, स्टोन बोल्डर्स जो होते हैं उससे रिलेटेड है, क्योंकि जो लार्ज स्टोन थी उनके साथ ही ये प्रोसेस की जा रही थी। अब क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन में आपको कंप्लीट द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस जो है उनको कंप्लीट करना है। स्लेव्स वर यूज्ड फॉर, स्लेव्स क्यों यूज हो रहे थे, वर्क करने के लिए। सिंपल ही आंसर है, क्या है आ जाएगा इसमें, आंसर आ जाएगा क्या, वर्क। अब सेकंड है यहाँ पर, फर्स्ट में ये लिख लेते हैं हम वर्क। सेकंड है मेगालिथ्स आर फाउंड इन, मेगालिथ्स कहाँ का प्रेजेंट थे, साउथ इंडिया में थे। उसके अलावा कहाँ थे, हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है ये, साउथ इंडिया, कश्मीर, एंड वन मोर आंसर इज हियर नॉर्थ इंडिया। सो मेगालिथ्स कहाँ कहाँ पर थे, साउथ इंडिया में थे, कश्मीर में एंड नॉर्थ ईस्ट में भी थे। देन थर्ड इज स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू, जो स्टोन सर्कल्स या बोल्डर्स थे सरफेस पे क्यों यूज हो रहे थे, पॉइंट आउट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बरियल। सो पॉइंट आउट एग्जैक्ट, अब इसका मतलब क्या हो जाता है, एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बरियल्स का। तो देखो अगर किसी एक पर्सन की डेथ हुई है तो उसको जहां पर भी बरी किया ना, उस प्लेस पे स्टोन बोल्डर्स या फिर कुछ स्मॉल सर्कल्स लगा दिए जाते थे स्टोन के, जिससे कि ये पता चल जाता था कि यहाँ पर ऑलरेडी एक डेड बॉडी जो है वो बरी की जा चुकी है। देन फोर्थ वन इज पॉट होल्स वर यूज फॉर, पॉट होल्स क्यों यूज होते थे, अगर किसी एक प्लेस पे ऑलरेडी एक डेड बॉडी है और वहां पर ही दूसरी डेड बॉडी को करना है, सेम फैमिली मेंबर को अगर वो बिलोंग करती है तो उसके लिए पॉट होल्स बनाए जाते थे। नेक्स्ट आता है पीपल एट इनम गांव एट, इनम गांव के जो लोग हैं वो क्या खाते थे, पीज, पल्सेस, क्लियर, राइस। सो ये सब था इनम गांव के लोगों का फूड। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं लेट्स डिस्कस। तो ये थोड़े से डिटेल्ड आंसर्स यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। तो इसमें है क्वेश्चन थर्ड,
इन वॉट वेज आर द बुक वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेद। तो आज के टाइम पे जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कैसे डिफरेंट है। सो जो बुक्स हम अभी यूज करते हैं ना वो रिटन और प्रिंटेड है, जबकि ऋग्वेद को जनरली डिसाइड किया जाता था, कोई एक पर्सन उसको पढ़ते थे एंड बाकी सारे लोग सुनते थे। एंड ऋग्वेदा काफी सेंचुरीज पहले लिखी गई है और जो हम अभी बुक्स पढ़ते हैं वो ज्यादा टाइम पहले नहीं लिखी हुई है। और ऋग्वेद इतना पुरानी है कि उसको पहले कंपोज किया था एंड देन कुछ 200 ईयर्स पहले ही उसको प्रिंट किया गया है। उसके पहले तक क्या थे, वो लीव्स या फिर बिट्स जो होते हैं ट्री के उसके ऊपर ही रिटर्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम बरियल डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल डिफरेंसेस अमंग दोज हु वर बरीड। सो कौन से एविडेंसेस जो है जो बरियल से मिलते हैं, कौन ढूंढ रहा है, और ये आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किए हैं। और फिर आगे का फाइंड आउट क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में कि वेदर देयर वर सोशल डिफरेंसेस अमंग दोज। तो जो भी बरियल्स हुए हैं उससे कुछ सोशल डिफरेंसेस का फाइंड आउट किया जा सकता है क्या। यस, हमने अभी कुछ ही देर पहले देखा कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया है, एविडेंसेस फाइंड आउट किए हैं बरियल से, उनमें क्या फाइंड किया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि जो स्केलेटन्स मिले ना वो पॉट्स के साथ थे। एंड इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ पॉट्स बरीड किए जाते थे वो पर्सन के साथ ज्यादा थे अगर उस पर्सन का सोशल स्टेटस हाई है, एंड पॉट्स कम कब रहते थे, जब उस पर्सन का सोशल स्टेटस लो है। ये कंक्लूजन आर्कियोलॉजिस्ट ने लगाया था जब उन्होंने बरियल साइट्स के एविडेंसेस लिए। देन नेक्स्ट आता है, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ अ राजा वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ दास और दासी। तो किस वे में हम बोल सकते हैं कि ये जो राजा और दास है इनकी लाइफ डिफरेंट होती थी। तो राजा का हाईएस्ट सोशल स्टेटस हुआ करता था एंड जो दास और दासी होते हैं उनका सोशल स्टेटस लोएस्ट था, और जो दास एंड दासी है उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। वारमेंट को कैप्चर कर लेते थे एंड देन उसके बाद स्लेव और एम्प्लॉयज की तरह ही ट्रीट करते थे। क्लियर है। एंड नॉट इवन द एम्प्लॉयज, जो स्लेव होते हैं ना, दे आर कंप्लीटली अंडर द ओनर, क्योंकि उनका कुछ भी राइट नहीं होता है, बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होता है। वो सिंपली क्या होते हैं, एक रोबोट काइंड ऑफ होते हैं कि जो बोलते हैं वो करना पड़ता है, और अगर नहीं करते हैं तो स्लेव को यहाँ पर हम, अगर आपको और सिंपल उसमें समझना है कि स्लेव का वर्क क्या है, जैसे रोबोट है उसको जो रिमोट कंट्रोल करेंगे वही करना पड़ता है, तो सेम वैसे ही स्लेव्स के साथ हो जाता है कि उसका जो ओनर रिमोट कंट्रोल चलाते हैं वही करना होता है। तो सिंपल ही समझ आ जाता है कि भाई किंग के साथ, और राजा जो है उसको तो ऐसा नहीं करना होता है, राजा तो डोमिनेट करता है पूरे किंगडम को अपने, एंड जो दास और दासी हैं वो लोएस्ट पोजीशन होते हैं, उन्हें अपने ओनर के सुनना पड़ता है। क्लियर हुआ। सो यहाँ पर ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी एंड हो जाते हैं, जिसमें हमने व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, तो जो बुक्स हैं ऋग्वेद और इसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी हैं, उनमें देखा कि कैसे ये फॉर्म हुए एंड क्या हिम्स और कॉम्पोजिशंस इसमें है। इसके अलावा और क्या देखा हमने इस चैप्टर में कि बरियल्स, कोई भी पर्सन की डेथ हो जाने के बाद उसको अर्थ में डिग कर देते हैं एंड फिर उससे क्या क्या स्टोरीज रिलेटेड हैं, क्या एविडेंसेस प्रेजेंट टाइम पे हमें मिलते हैं, ये सारा कुछ हमें देखने को मिला। क्लियर है। सो अब आई होप कि आपको ये जो चैप्टर 4 हमने पूरा डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ जो किया है वो समझ आया होगा। बट अगर कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू डोंट नीड टू हेजिटेट अबाउट योर डाउट्स, और क्योंकि आपको कंसेप्ट जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही 6th से ही हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। सो अभी आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करना होंगे, तभी जाके आप 7th और 8th की जो हिस्ट्री एंड सिविक्स और ज्योग्राफी है वो कंटिन्यू कर पाएंगे एंड उसके जो कंसेप्ट से उनको कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि आप अभी ये देखोगे नेक्स्ट क्लास में जब आप जाओगे ना कि समहाउ चैप्टर्स जो है वो रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा नहीं होगा कि हर क्लास में जाके डिफरेंट हो जाए। हिस्ट्री तो वही सेम रहेगी, बस अब हम एक ही क्लास में सारे हिस्ट्री तो नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हिस्ट्री को कुछ डिफरेंट पार्ट्स में एंड क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर है। सो इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, कहीं भी डाउट आए तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछना है। एंड थैंक यू सो मच।